दिल्ली के बारे में बातचीत होती है, दिल्ली में टेररिज्म और टेरर थ्रेट को लेके बात होती है। इसके बाद एक टेररिस्ट जो इनकाउंटर में मारा गया उसकी एक डायरी मिलती है। उस डायरी को वो पुलिस अफसर देखता है, उस डायरी को पढ़ता है। बहुत सारी ऐसी डायरी थी, उसके एक डायरी के एक आखिरी पन्ने पे की ईमेल आईडी था। एक ही शब्द एक ने सिर्फ कहा कि पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हो गया। जब उसने ये लाइन बोला तो फिर मेरी भी हवा ख़राब। तब मेरे पास यामाहा मोटरसाइकिल हुआ करता था, मुझे याद है, ब्लैक कलर। मैं फिर आनन फानन में सीधे बैठा और पार्लियामेंट की तरफ भागा। और उस दिन मुझे याद नहीं है मैंने कितने रेड लाइट तोड़े, और बस भागा जा रहा था क्योंकि पहुंचना था। और शायद मैं 13-15 मिनट में पार्लियामेंट हाउस के पास एक विजय चौक है जहाँ पे आमतौर पर तमाम मीडिया के लोग होते हैं। आप जब भी कई बार लाइव वाइव देखते होंगे, बैकड्रॉप में जब पार्लियामेंट दिखता है या राजपथ दिखता है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक प्रेसिडेंट हाउस, तो समझ लीजिए वो विजय चौक पे ही पूरी टीम है। तो विजय चौक पे एक पार्क सा है, वहाँ मीडिया के लिए एक टेम्प्रोरी वो है। तो सीधे वहाँ गया, वहीं पे बाइक लगाई। तब तक पार्लियामेंट के बाहर हलचल तेज़ थी, पुलिस के सायरन की आवाज़, सारी गोलियाँ चल रही हैं। उसके बाद वो पार्लियामेंट फिर अगले हफ्ता 10 दिन तक ये समझिए कि मेरा अड्डा वही था। वहीं सुबह जाना, लेट तक रहना, फिर आना, ये रूटीन में शामिल था। तो खैर जब मैं पार्लियामेंट पहुंचा तो वहाँ पे चारों तरफ से उसको घेरा हुआ था और अफरा तफरी का आलम। पुलिस की गाड़ियाँ निकल रही हैं, एम्बुलेंस वहाँ पे तैनात। और तब तक जो पार्लियामेंट की उस वक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वो CRPF को थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को, और बाकी दिल्ली पुलिस के थे। और वहाँ की एक और थी QRS, क्विक रिएक्शन टीम, वो भी थी। और पार्लियामेंट को लेके जितनी सुरक्षा उस वक्त होनी चाहिए शायद वो सारी चीज़ें नहीं थी। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूँ जैसे गाड़ियों की एंट्री, तो सिर्फ गेट पे वो लोग पार्लियामेंट का अगर स्टिकर देख लेते थे तो वो जाने देते थे, चेक भी नहीं करते थे कि अंदर कौन बैठा है क्या नहीं बैठा है, क्योंकि ये चीज़ कभी सोच में आई नहीं थी कि पार्लियामेंट पे इस तरीके से हो सकता है। और इसी चीज़ की रैकी कर रखी थी पूरी आतंकवादियों ने। उन्हें मालूम था कि अंदर कैसे जाना है, कैसे घुसना है। तो 13 दिसंबर 2001 को 11:28 पर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। कुछ विपक्ष ने मुद्दा उठाया जिस पे शोर शराबा हुआ। लोकसभा में ये आमतौर पर तस्वीर देखने को मिलती है, हर दिन देखने को मिलती है। तो वहाँ हंगामा हुआ और ये संसद का विंटर सेशन चल रहा था। और इत्तेफाक से विंटर सेशन यही देखिए अभी शुरू हुआ है, 2-3 दिन पहले ही, बल्कि 2-3 दिन पहले भी नहीं है, शायद ट्यूसडे या वेडनेसडे, कल से शायद शुरू हुआ। तो तब भी विंटर सेशन का टाइम यही होता है हर साल, जिसको हम लोग शीतकालीन सत्र भी कहते हैं पार्लियामेंट का। तो विंटर सेशन शुरू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे हमारे, और उस वक्त विपक्षी नेता थी सोनिया गांधी। तो 13 दिसंबर को अचानक शोर शराबा हुआ और उसके बाद 11:28 के आसपास पार्लियामेंट को जो है वो 40 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। तो जब पार्लियामेंट स्थगित हुआ 40 मिनट के लिए, और उसके बाद चूँकि फिर लंच का भी टाइम हो जाता है, तो बहुत सारे MPs और जो मिनिस्टर ये थे वो निकल गए कि अब 40 मिनट के बाद फिर लंच होगा, तो अब लंच के बाद ही आएंगे। तो करीब ज़्यादातर मिनिस्टर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी थी, तो वाजपेयी जी भी, सोनिया गांधी भी, ये तमाम लोग ये भंग होते ही, स्थगित होते ही निकल जाते हैं पार्लियामेंट से। बहुत सारे MP भी चले जाते हैं। कुल मिलाकर पार्लियामेंट के अंदर फिर उसके बाद जो बचते हैं, एक तो लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त होम मिनिस्टर थे, वो थे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कृष्णकांत शर्मा थे उस वक्त, वो थे। और करीब 200 के आसपास MP थे। तभी 11:29 पर गेट नंबर 11 पार्लियामेंट का है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कृष्णकांत शर्मा की, चूँकि ये जब एडजेंट हुआ तो उनकी गाड़ी आकर, उनका काफिला लग चुका था, उनके सिक्योरिटी गार्ड सब वहाँ पे मौजूद थे, और वाइस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट के अंदर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठना था। ठीक उसी वक्त जब ये उनका काफिला तैयार हो रहा था और अभी वाइस प्रेसिडेंट बाहर नहीं निकले थे, गेट नंबर 11 से एक बहुत ही तेज़ी से एक वाइट एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के अंदर घुसती है।
स्टिकर लगा हुआ था उसके ऊपर सामने, एक तो पार्लियामेंट का और दूसरा होम मिनिस्ट्री का। वो गाड़ी गेट पे रोकने की कोशिश की जाती है जो सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन वो रुकती नहीं है और वो बड़ी तेज़ी के साथ। पार्लियामेंट के अंदर आमतौर पे गाड़ियों की रफ्तार बहुत स्लो होती है, लेकिन उस वाइट एम्बेसडर की रफ्तार बहुत तेज़ थी, ऐसा लग रहा था कोई बहुत जल्दी अंदर घुसना चाहता है। तो जब गेट पे उसको रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, तो जो सुरक्षा गार्ड हैं गेट पर तैनात, वो उस एम्बेसडर कार के पीछे दौड़ते हैं। एम्बेसडर कार और अपनी स्पीड बढ़ा देता है। उसके बाद इसी दौरान में वो अंदर आने के बाद दूसरी तरफ निकलने लगता है, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की गाड़ी का काफिला खड़ा हुआ था और वहाँ पे उनके सुरक्षा गार्ड थे और वाइस प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहे थे। अचानक ये वाइट एम्बेसडर देखा कि जब उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड पड़े हुए हैं, तो उसने गाड़ी का यूं टर्न किया और वो इस तरफ आ गया जिधर वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी खड़ी हुई थी। लेकिन गाड़ियों के काफिले को वो साइड से निकाल पाता या ब्रेक मारता, ऐसा कर पाता, उसका गाड़ी से बैलेंस ख़त्म हो गया और वो गाड़ी जो है वो सीधे वाइस प्रेसिडेंट की गाड़ी से जाकर टकरा जाती है। जैसे ही टक्कर होती है तो वाइस प्रेसिडेंट के जो सिक्योरिटी गार्ड थे सारे वहाँ पे वो अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जो एम्बेसडर कार थी, टक्कर होते ही वो गाड़ी रुक जाती है और अचानक एक साथ करीब करीब एम्बेसडर के चारों दरवाजे खुलते हैं और उन 4 दरवाज़ों से 5 लोग बाहर निकलते हैं, जिनके हाथ में AK-47, कंधे पे बैग। बाहर निकलते ही वो निकलते ही गोली चलाना शुरू कर देते हैं जो भी आसपास में थे। जब गोली चलाना शुरू करते हैं तो इस दौरान में पार्लियामेंट के अंदर, चूँकि एक तो 13 दिसंबर सर्दी, तो बहुत सारे लोग अंदर थे, कुछ बाहर धूप का मज़ा लेने के लिए भी आए हुए थे। मीडिया के लोग तमाम वहाँ पे हमेशा होते हैं हर सेशन में, वो भी थे। तो जब शुरुआती गोली चली तो गोलियों की जो गूंज है वो पूरे पार्लियामेंट के अंदर तक गई, चारों तरफ गई। तो लोगों को ये लगा कि कोई पटाखा वटाखा छूट रहा है, किसी नेता का कुछ ये हो गया है, किसी को खुशखबरी है। तो उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ये शूट आउट या गोली चली या कोई ऐसा हमला हुआ है। लेकिन इस दौरान में जब ये बाहर निकले थे तब इन्होंने गोली चलाई, तो शुरुआत में जो सामने सुरक्षा गार्ड थे और CRPF के जो लोग थे, वो गोली लगी उनको। उसके बाद ये धीरे धीरे गोली चलाते हुए, मतलब पार्लियामेंट के अंदर बस ये भागे जा रहे थे। उनके भागने के तरीके से देख के लग रहा था कि इन्होंने बेशक पार्लियामेंट के बारे में सारी रैकी वैकी की, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि पार्लियामेंट में कौन सा दरवाज़ा किधर है, मेन पार्लियामेंट के अंदर जाने के लिए किस रास्ते से जाएं। तो वो उस दरवाजे की तलाश कर रहे थे जहाँ से पार्लियामेंट के अंदर घुस सकें, और उनका मकसद ही यही था कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाएं और वहाँ पे जितने भी नेता हैं उनको अपना निशाना बनाएं और कुछ को बंधक बना के रखें। अब चूँकि सारे VVIP वहीं, तो बंधक बनाने के बाद फिर आगे जो होगा, जो भी बातें होंगी। लेकिन वो अपने मकसद में इसलिए फेल होते कि उनको आइडिया ही नहीं था कि पार्लियामेंट के मेन हॉल तक जाने का रास्ता या दरवाज़ा किधर से है। और इसी अफरा तफरी में वो इधर उधर भटक रहे थे और इधर सुरक्षा गार्ड जितने भी थे अपने, वो सब चौकस हो गए थे। तो पीछे जब इन्होंने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड इनके पीछे है, तभी गोलीबारी के दौरान पहली बार एक आतंकवादी हैंड ग्रेनेड फेंकता है। उसके धमाके की जब आवाज़ आती है तब पूरे पार्लियामेंट में मौजूद तमाम नेताओं, मीडिया के लोगों, बाकी जो सुरक्षा गार्ड दूसरी तरफ थे, उन सबको पहली बार एहसास होता है कि वो जो गोलियां चल रही थी वो पटाखे का शोर नहीं था, गोलियों का था, और यहाँ कुछ आतंकवादी हमला हो गया। अब उसके बाद लगातार गोलियों की जो तड़तड़ाहट है वो सुनाई दे रही थी हर तरफ से। गेट नंबर 11 की तरफ से ज़्यादा ये गोलियों की आवाज़ आ रही थी, जिधर ये 5 आतंकवादी थे, और ये एम्बेसडर कार के आसपास ही भटकते फिर आते, जिधर जो दिखता उसको गोली मारते, और वहीं पे ये अफरा तफरी में और दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करते। सिक्योरिटी गार्ड भी तब तक अलर्ट थी, वो भी फायरिंग कर रही थी आड़ लेकर, कभी दीवार के कभी किसी और के। इसके बाद पहली बार जब ये ग्रेनेड फटता है तब कहते हैं कि होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जो अंदर थे, उनको ये पता चलता है कि यहाँ पे हमला हो गया है। उस वक्त अपने जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, वो भी वहीं पे मौजूद थे। इसके अलावा कुछ और मिनिस्टर भी थे। तो इन लोगों को फ़ौरन पार्लियामेंट के अंदर ही एक महफूज जगह पर ले जाया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को चूँकि पता चल गया था कि यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ, तो ये जितने अपने VVIP नेता थे, इन सबको, और जो बाकी MP थे, उनको भी पार्लियामेंट के अंदर ही एक जगह पर, महफूज जगह पर ले जाकर, और दरवाजे को लॉक कर दिया जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि आप लोग बाहर नहीं आएंगे, और सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और उन दरवाज़ों पे जो पार्लियामेंट के अंदर जाने के रास्ते थे, वहाँ पे तब तक सिक्योरिटी गार्ड अपना अपना मोर्चा ले लेती है।
उधर सिक्योरिटी गार्ड को भी जब 11 नंबर गेट की तरफ ही से सारा शोर शराबा हंगामा हो रहा था तो सारी अपनी जो सिक्योरिटी फोर्स थी वो उसी तरफ पहुंचने लगते हैं। तभी इनमें से एक आतंकवादी गेट नंबर 1 की तरफ भागता है, क्योंकि ये अंदर जाने का रास्ता तलाश रहे थे, और गेट नंबर 1 की तरफ भागता है और गोली चलाते हुए भागता है। जबकि बाकी के 4 आतंकवादी जो थे वो 11 नंबर से अब गेट नंबर 12 की तरफ बढ़ने लगते हैं पार्लियामेंट के, और ये कंटिन्यू AK-47 से गोलियां चलाते हुए जा रहे थे। 12 गेट नंबर 12 की तरफ और एक नंबर गेट की तरफ। अब ये दरवाज़ा, इनकी मंजिल ये है कि दरवाज़ा मिले और पार्लियामेंट के अंदर जाएं। लेकिन जब ये आतंकवादी जो गेट नंबर 1 की तरफ भाग रहा था, तो ये जैसे ही संसद भवन के अंदर घुसने की इसने कोशिश करने के लिए गलियारे में इसने कदम रखा। उस गलियारे के बाद उसको रास्ता, दरवाज़ा मिलना था, लेकिन वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है उससे पहले ही, चूँकि दरवाजे पे ज़्यादातर एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि उस दिन जब ये सब कुछ हुआ और एहसास हुआ कि अटैक हो गया, तो जितने जो पार्लियामेंट के अहम दरवाजे थे वहाँ पे हमारी फोर्सेस ने, जो CRPF और दिल्ली पुलिस और बाकी, उन्होंने अपने अपने पोजीशन ले लिया था ताकि आतंकवादी इधर की तरफ आए तो उनको हम लोग घेर सकें और वो अंदर जाने में कामयाब ना हो। तो यही जो 1 नंबर की तरफ भागता है उसके पास गोली चलाते हुए तो दरवाजे के आड़ से फिर आमना सामना होता है, और जो पहला आतंकवादी था जिसको गोली लगी वो वही था जो दरवाज़ा गेट नंबर 1 की तरफ दौड़ा था, और गोली लगती है और वो वहीं पे गिर जाता है। मरा नहीं था लेकिन वो गिर जाता है और ज़ख्मी था। तो सारे सिक्योरिटी गार्ड, और ये विजुअल में भी आप देखेंगे उसके घायल होने का है, तो वो गिरा, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो ज़िंदा है ये भी देख रहे हैं, और वो उसी हालत में भी गोली चला रहा है। लेकिन अपने जो सुरक्षा गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, वो उसके करीब जाने की उस वक्त हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये ख़तरा था कि उसके पास बॉम्ब तो है, क्योंकि ग्रेनेड से भी वो कर रहा है, और ये फ़िदाइन है, तो ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेंगे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो दूर से ही उसको एक तरफ कॉर्डन ऑफ करने के लिए सुरक्षा गार्ड लगातार उसके इर्द गिर्द गोली चला रहे थे और उसको वहाँ से निकल के कहीं और जाने का मौका नहीं दे रहे थे। आखिर में जब उसको लगा, गेट नंबर 1 के उस आतंकवादी को जो ज़ख्मी पड़ा हुआ था, कि अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, तो उसने अपने आप को ही उड़ा लिया। वो फ़िदाइन था, उसके जो जैक बैग था और ये था, उसमें सारा बॉम्ब था, और उसने अपने आप को उड़ा लिया। और पुलिस वालों का ये शक सही निकला कि वो अपने आप को उड़ा सकता है, तो अगर उसके आसपास जाते तो बहुत सारा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये अक्लमंदी की थी कि उसको घेर के रखे हुए थे और बस ये कोशिश कर रहे थे कि वो वहाँ से निकले नहीं। तो पहला आतंकवादी मारा गया गेट नंबर 1 के पास। 4 अब भी बाकी थे, और वो चारों 12 नंबर गेट की तरफ से पार्लियामेंट अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और लगातार गोलियां चला रहे थे, बीच बीच में ग्रेनेड फेंक रहे थे। और उनके पास काफ़ी असलहा था, काफ़ी सामान था। अब जो 4 आतंकवादी थे, जब वो 12 नंबर गेट की तरफ भाग रहे थे, तभी इस दौरान में, अब चूँकि बाहर भी खबर फैल गई थी, तो ऐसे हालात से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम है, स्पेशल सेल जिसको हम लोग कहते हैं, वो ख़ासतौर पर टेररिस्ट और इन चीज़ों का ही के लिए बनाया गया है। तो स्पेशल सेल को खबर दे दी गई थी, NSG को खबर दे दी गई थी, इवन आर्मी को खबर दे दी गई, क्योंकि पार्लियामेंट पे हमला था सीधे, और ये एक तरह से देश पे हमला था। तो ये सारे फ़ौरन वहाँ से मैसेज भेजा गया, उधर से आर्मी, NSG, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, बाकी फोर्सेस, ये सब पार्लियामेंट की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन इधर पार्लियामेंट के अंदर लगातार गोलीबारी चल रही हो, तब तक खबर आ गई, चूँकि मीडिया का पूरा अंदर जमावड़ा था, अंदर से सारे कैमरामैन थे, रिपोर्टर थे, तो सारी खबरें फटाफट बाहर आ रही थी। और उसके बाद फिर पूरे देश को पता चल गया कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया है। इस बीच में जो एक आतंकवादी मारा गया और जिस तरीके से अपने आप को उड़ाया, तो उसके धमाके की आवाज़ बहुत तेज़ थी। उस धमाके की आवाज़ बाकी के 4 आतंकवादियों को भी मिली, और ये 4 आतंकवादी लगातार 12 नंबर गेट की तरफ भाग रहे हैं अफरा तफरी में, और उनको कुछ आइडिया नहीं कि जाना कहाँ है, गेट किधर है, एंट्री किधर है। तो वो और ज़्यादा पैनिक हो गए। तो पैनिक हुए तो इसके बाद वो जिधर तिधर गोली चलानी उन्होंने शुरू कर दी। इसी बीच में चूँकि वो लगातार ओपन में भाग रहे थे, इधर से गोली चल रही थी, तो एक दूसरे आतंकवादी को गोली लगती है और वो दूसरा आतंकवादी भी मारा जाता है। अब सिर्फ 3 आतंकवादी बचते हैं, और अभी तक करीब ये कुल मिला के 15 से 20 मिनट गुजर चुका है गोलीबारी और ग्रेनेड होते हुए। इसके बाद जो बाकी बचते हैं 3 आतंकवादी, वो एक आखिरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से संसद भवन के अंदर घुस जाएं और वहाँ पे जितने भी नेता हों, VVIP हों, उनको टारगेट करें, बंधक बनाएं।
तो इसी कोशिश में चूँकि लेकिन रास्ता पता नहीं था, अब वो 12 नंबर से दौड़ते दौड़ते किसी तरह वो गेट नंबर 9 की तरफ पहुंच गए। तो 11 नंबर गेट से शुरू हुआ, 12 नंबर पे हुआ, फिर 1 नंबर, अब 9 नंबर पे मामला आ गया। 3 आतंकवादी, तीनों के तीनों इधर 9 नंबर गेट। लेकिन 9 नंबर पे तब तक ऑलरेडी मोर्चा संभाल रखा था सिक्योरिटी गार्ड ने सारे। तो 2 दिन के करीब 12:10 पे 9 नंबर पे ही पूरा ऑपरेशन सिमट कर रह गया। अब ये जो 3 के 3 आतंकवादी थे, ये 9 नंबर गेट के आसपास थे और उनको चारों तरफ से घेरा हुआ था और वो इधर से गोली चला रहे थे, जवाब में अपने सिक्योरिटी फोर्स गोली चला रही थी। इस दौरान तक अपने एनएसजी के कमांडो, स्पेशल सेल और बम निरोधक दस्ता ये भी पार्लियामेंट पहुंच गए और इन्होंने भी मोर्चा ले लिया। इसके बाद धीरे धीरे करके अगले कुछ दिनों में, मतलब देर में, ये 9 नंबर गेट के पास इन 3 आतंकवादियों को भी घेर के मार दिया गया। तो इन 5 आतंकवादियों को मारने में करीब 45 मिनट का वक्त लगा और 45 मिनट के बाद अब ये था कि गोलीबारी की आवाज़ कम हो गई। लेकिन एक ख़तरा ये भी था कि उन्होंने बहुत सारे जो ग्रेनेड फेंके थे उसमें से कई फटे नहीं और वो इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे। तो अब उसमें वीवीआईपी को निकालना, ले जाना और फिर सारी चीज़ें, तो वो बड़ा जोखिम का काम था। तो इसके बाद बाहर अब थोड़ी देर के बाद रह रह कर धमाके की आवाज़ आने लगी और ये आवाज़ अगले 2-3 घंटे तक आती रही। तो अब बाहर में अंदर के हालात का सही ऑपरेशन का पता नहीं था किसी को, इवन मीडिया में भी हम लोगों को। तो हम लोग जब लाइव पे खड़े हुए थे तो बीच में जब भी धमाके की आवाज़ आए तो हम भी पैनिक और ये लगे कि फिर अभी भी ऑपरेशन जारी है। लेकिन एक्चुअली 12:15 के बाद जितने भी धमाके की आवाज़ आई करीब 2-3 बजे तक, वो सारे वो धमाके थे जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले डिफ्यूज़ कर रहे थे उन आतंकवादियों के लाए हुए ग्रेनेड्स और बमों को। तो वो धमाके, उसकी आवाज़ थी जो बाद में फिर क्लियर हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ थी, अब ये सारा धमाका चल रहा, हम लोग लाइव पे हैं, मैं लगातार उस वक्त अपने जो पुलिस से जो भी उस थे स्पेशल सेल के ये जितने सोर्स, उनसे अंदर की खबर जो ले कर जिस तरीके से जो भी खबर मिल रही है वो खबर लेना, सब कुछ चल रहा है। जब ये करीब 2:30 बजे लगभग क्लियर हो जाता है कि सारे आतंकवादी भी मारे गए और ये सारे ग्रेनेड भी डिफ्यूज़ कर दिया गया, तो एक, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उस वक्त ये चीज़ थी, दिल्ली पुलिस के बड़े ही होनहार अफसर, बड़े, उनका अगले दिन 14 दिसंबर का टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज फ़ोटो है, पार्लियामेंट की दीवार के साथ एक पिस्टल हाथ में। तो वो जब परेशान से बाहर निकले पार्लियामेंट हाउस से, तो देखा, फिर मैंने, जो वही होता है जो एक रिपोर्टर की कुछ खबर बताएं, कुछ खबर अंदर में और क्या है, तो उन्होंने एक खबर दी और वो, मतलब वो उस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई थी फिर, और अगले कई घंटे तक यही चला और फिर बाद में हर चैनल ने चलाया। जिस सफ़ेद एम्बेसडर कार में ये 5 आतंकवादी पार्लियामेंट के अंदर गए थे और बहुत देर तक वो उसी एम्बेसडर कार के इर्द गिर्द रहकर ही गोली चला रहे थे, उस एम्बेसडर कार को छोड़ नहीं रहे थे। उसकी वजह ये थी कि उस एम्बेसडर कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें करीब 30 किलो 30 kg RDX था और उसकी पूरी वायरिंग कर रखी थी उस एम्बेसडर कार में। तो उनका ये था कि अगर लास्ट में सारी चीज़ें नाकाम होती हैं तो उस कार को उड़ा देंगे, और जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि अगर वो एम्बेसडर कार ब्लास्ट कर जाता तो आधा पार्लियामेंट उड़ जाता। लेकिन जब वो गाड़ी लेकर अंदर आए थे और जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के काफिले के साथ उनकी गाड़ी टकरा गई और उसके बाद फिर दीवार से जा लगी, इस टक्कर की वजह से उसकी वायरिंग टूट गई थी और उसकी जो वायरिंग थी वो फ्लोर पे, छत पे, हर तरफ से वायरिंग की हुई थी। तो वो वायर टूट गया और उस वायर के टूटने की वजह से उस कार में रिमोट के थ्रू ब्लास्ट नहीं हो पाया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि इस हादसे की वजह से एक वायर टूटना और उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है, जो हो सकता था वो नहीं हुआ। तो ये एक, मतलब ऊपर वाले का करम था। तो उस एम्बेसडर कार में इतने ये विस्फोटक लेकर आए थे कि जिसको इनको उड़ाना था। खैर 3 बजते बजते लगभग ये क्लियर हो गया कि सारे डिफ्यूज़ कर दिए गए, इवन इस कार को भी डिफ्यूज़ कर देंगे। अब इस एम्बेसडर कार की भी कहानी ये थी कि एम्बेसडर कार करोल बाग में इन लोगों ने कुछ दिन पहले ही ख़रीदा था और आराम से इनको होम मिनिस्ट्री के स्टिकर और पार्लियामेंट के स्टिकर मिल गए, वो ले लिया और वो चिपका दिया। लाल बत्ती की जो बीकॉन होता है वो भी उन्होंने ख़रीद लिया। तो ये सारी चीज़ें बाद में इन कमियों की तरफ ध्यान गया कि ये चीज़ें आसानी से मिल सकती हैं। तो
और उसके बाद वो अंदर गए थे। ये भी कहते हैं कि जो एम्बेसडर कार थी, ये जो विजय गोयल बीजेपी के अपने नेता हैं, उनके किसी परिचित की थी और उन्होंने कुछ दिन पहले वो डीलर को बेचा था और इत्तेफाक से फिर ये आतंकवादियों ने ये इस कार को ख़रीदा। तो खैर अब 5 आतंकवादी मारे जा चुके थे और 5 की लाशें पार्लियामेंट में थी। बॉम्ब स्क्वाड ने सबसे पहले फिर उनकी जाके तलाशी ली तो पता चला कि जो पहला गेट नंबर 1 के पास जो मारा गया था, जिसने अपने आप को उड़ा लिया था, उसके अलावा बाकी किसी के बॉडी पे कोई बॉम्ब नहीं, मतलब वो फिदाइन टाइप का मामला नहीं था, सिर्फ पहले ने ही किया था। तो उन सब की तलाशी के बाद अब जांच शुरू होती है। जांच में हर एक की जब तलाशी ली गई तो जो पहला शख्स जिसने अपने आप को उड़ाया था, उसके पास से एक मोबाइल बरामद होता है। उस मोबाइल को स्पेशल सेल की टीम लेती है और उस मोबाइल को जब वो चेक करती है तो उसमें जो आखिरी 3 नंबर या तो किए गए थे कॉल या रिसीव किए गए थे, उन तीनों को खंगाला जाता है तो वो तीनों नंबर दिल्ली से मिले, दिल्ली के। उसमें एक नंबर था अफजल गुरु का। दिल्ली के बारे में बातचीत होती है, दिल्ली में टेररिज्म और टेरर थ्रेट को लेके बात होती है। इसके बाद एक टेररिस्ट जो इनकाउंटर में मारा गया, उसकी एक डायरी मिलती है। उस डायरी को वो पुलिस अफसर देखता है, उस डायरी को पढ़ता है। बहुत सारी ऐसी डायरी थी। उसके एक डायरी के एक आखिरी पन्ने पे की ईमेल आईडी था। दिल्ली पुलिस का वो अफसर उस ईमेल आईडी को लेकर दिल्ली चलाता है और उस एक ईमेल आईडी के बाद आने वाले दिनों में जो कुछ होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अपने आप में एक एग्जाम्पल, एक नज़ीर, एक मिसाल है। और कैसे दिल्ली में एक बड़ा हमला होने से बच गया, ये उसकी कहानी है। इस कहानी की जड़ में इंडिया गेट है। इंडिया गेट आप हम सब जानते हैं, दिल्ली की शान है, बहुत खूबसूरत जगह है। न मालूम कितनी बार हम लोग इंडिया गेट पे गए हैं, अब तो मौका कम मिलता है। कई बार हम संडे को वहाँ पे रात को हम लोग खाना भी खाते थे बैठकर, इंडिया गेट के सामने जो सारे लॉन है। अब इंडिया गेट अगर आप लोग गए हों और देखा हो तो इंडिया गेट के आसपास बहुत सुरक्षा रहती है। पहले ऐसा नहीं था। 2003 से पहले जो इंडिया गेट है उसके बिल्कुल नीचे तक आप जा सकते थे, इंडिया गेट को हाथ से छू के भी देख सकते थे। लेकिन इस एक कहानी ने इंडिया गेट की तस्वीर बदल दी। इंडिया गेट दरअसल है क्या? इंडिया गेट एक वॉर मेमोरियल है। उसकी वजह यह है कि इंडिया गेट पे आप अगर ध्यान से देखें तो उसके ऊपर करीब 70,000 सोल्जर्स, अफसरों के नाम हैं लिखे हुए पूरे इंडिया गेट के ऊपर। ये वो सोल्जर्स हैं, ये वो अफसर हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर थर्ड एंग्लो अफगान वार में हिस्सा लिया था 1914 टू 1921 के बीच में। 1914 और 1921 के बीच में जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उस वक्त चूँकि हम आज़ाद नहीं हुए थे, कि जो सोल्जर्स थे उनके नाम लिखे हुए, करीब 70,000 ऐसे शहीदों के नाम जो जंग में मारे गए। तो इसीलिए इसको वॉर मेमोरियल कहते हैं। 1921 में इंडिया गेट बनना शुरू हुआ था, 1931 में ये बनकर कंप्लीट हुआ। अब इंडिया गेट पहले जैसा था, जब मैंने कहा कि उसके बाद कैसे बदला, क्या हुआ। दिल्ली पुलिस में एक सेल है, मतलब एक अलग डिपार्टमेंट है, स्पेशल सेल। कई बार मैंने आपको बताया, हर स्टेट की पुलिस में होता है। क्राइम ब्रांच होता है, CID होता है, इवन इसके अलावा ऑटो थेफ्ट स्क्वाड, ऐसे बहुत सारे। कहीं पे ATS होता है, कहीं पे STF होता है। दिल्ली में ना ATS है ना STF, दिल्ली में स्पेशल सेल है। 1986 में दिल्ली पुलिस में एक अलग डिपार्टमेंट स्पेशल सेल को बनाया गया था। उसकी वजह ये थी कि तब कश्मीर में टेररिज्म की सुगबगाहट शुरू हुई और ये लगा कि दिल्ली में भी ख़तरा हो सकता है। तो टेररिज्म जैसी चीज़ों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की एक जो है स्पेशलाइज्ड टीम चाहिए जो ऐसी चीज़ों को हैंडल कर सके। तब 1986 में स्पेशल सेल बना। उसी स्पेशल सेल के एक अफसर की ये कहानी है। इस स्पेशल सेल में एक ACP हुआ करते थे उस वक्त, प्रदीप कुशवाहा, बड़ा इंटेलिजेंट अफसर। बात 2002 की है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हो चुका था और पार्लियामेंट अटैक का कनेक्शन सीधे कश्मीर से जुड़ा था। अफजल गुरु, अफशां, शौकत, इन सारे लोगों का नाम था, प्रोफेसर गिलानी जो बाद में बरी हो गए। तो इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो टेररिज्म पे काम करती थी उसका फोकस कश्मीर पे रहा, कश्मीर के ज़रिए इनपुट लेते रहते थे। तो 2002 के विंटर में स्पेशल सेल के ACP प्रदीप कुशवाहा एक केस के सिलसिले में कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर जाने के बाद वो तमाम वहाँ के जो लोकल पुलिस
अपनी आर्मी, बीएसएफ, इनके लोगों से मुलाकात करते हैं। इसी दौरान बीएसएफ के एक डिप्टी कमांडेंट से मुलाकात होती है प्रदीप कुशवाहा की। उस मुलाकात के दौरान वो डिप्टी कमांडेंट जो कुछ एनकाउंटर कर चुका था, ख़ासतौर पे पाकिस्तानी टेररिस्ट के साथ, तो जब ये प्रदीप कुशवाहा पहुंचे उससे कुछ वक्त पहले ही उसने एक एनकाउंटर किया था जिसमें 2 टेररिस्ट मारे गए थे। उनमें से एक टेररिस्ट के पास से कुछ डायरी बरामद हुई थी। वो डायरी जो है, चूँकि प्रदीप कुशवाहा एक दिल्ली से थे, स्पेशल सेल से गए थे, तो बातचीत के दौरान वो डायरी भी उसने दिखाना शुरू किया जो केस की प्रॉपर्टी थी। तो प्रदीप कुशवाहा ने उस पूरी डायरी को ध्यान से देखा, पढ़ा। ऐसी कई डायरियाँ थी, सबको देखा। एक जगह आकर उनकी नज़र रुक जाती है। एक डायरी का आखिरी पन्ना था और उस आखिरी पन्ने पर एक मेल आईडी था। उस पूरी डायरी में से प्रदीप कुशवाहा कुछ भी नहीं लेते। अच्छा, प्रदीप कुशवाहा पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आईटी सेल में काम कर चुके हैं, मतलब कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, इन सारी चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज, और पुलिस में ऐसे अफसर कम होते हैं। तो उस डायरी के एक मेल आईडी पे एक नज़र पड़ी। उन्होंने उस मेल आईडी को नोट किया, वापस दिल्ली आए। अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे नीरज कुमार, जिन्होंने डीफोडायल और फिर खाकी फाइल्स, ये किताबें लिखी। उनकी कई जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया उसकी कहानी आपको सुनाई भी है। तो उस वक्त स्पेशल सेल के जो हेड थे वो नीरज कुमार थे, कमिश्नर बाद में बने। 2002 में ये स्पेशल सेल के हेड थे, डीसीपी, करीब 2 साल रहे उस वक्त। प्रदीप कुशवाहा लौट कर आते हैं। उसके बाद वो उस ईमेल आईडी पे काम करना शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ डाउट था। जो ईमेल आईडी था, वो ईमेल आईडी जो वो लेकर आए थे, वो ईमेल आईडी था rashid32, इसके अलावा क्रॉस 4 टाइम्स @hotmail.com, ये आईडी थी। आने के बाद उस आईडी पे वो काम करना शुरू करते हैं। अब उस आईडी के आईपी एड्रेस के ज़रिए वो चीज़ें पता लगाने की कोशिश करते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब सिंपल सा आम जुबान में यही है कि वो जो मेल का सेंडर है या उसका लोकेशन है, कहाँ से भेजा और किसने भेजा, ये पता चल जाता है। तो उस आईपी एड्रेस को ट्रेस करना शुरू किया। शुरू में लगा कि ऐसे ही है ये सब कुछ, लेकिन जब उन्होंने ट्रेस करना शुरू किया तो एक अजीब सी चीज़ पता चली। वो ये पता चला कि इस आईपी एड्रेस को दिल्ली में कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ अलग अलग कैफ़े से यूज़ कर रहा है। जब उन्होंने इस कैफ़े के बारे में पता करना शुरू किया, जो पैटर्न देखा, पहला 1 फरवरी 2003 दिसंबर में वो कश्मीर से लौटे और 1 फरवरी 2003 को जब इस आईपी एड्रेस को ट्रेस किया तो पता चला कि एक मेल किया गया है इससे, और ये मेल जो किया गया है वो पहाड़गंज के एक कैफ़े से किया गया है। 3 फरवरी को दूसरा मेल किया गया, वो दरियागंज के एक कैफ़े से किया गया। इसके ठीक 3 दिन बाद फिर 7 फरवरी को तीसरा मेल किया गया, इस बार मोतीबाग से किया गया। फिर 2 दिन बाद 1-2 ऐसे ही मेल आए, लेकिन वो ये बता रहा था कि ये सारे मेल और जो सारे कैफ़े थे जो भी कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल दिल्ली में ये सारे लोकेशन आते हैं, तो वो सेंट्रल दिल्ली से कर रहा था। और हर बार वो लोकेशन बदल रहा था और एक के बाद दोबारा उस कैफ़े में जाता नहीं था। ये चीज़ें कान खड़े करने के लिए काफ़ी थी। प्रदीप कुशवाहा अपने बॉस यानी नीरज कुमार को इस बारे में बताते हैं, तो ये पैटर्न और ये देखकर उनको भी थोड़ा डाउट होता है। 2001 में ऑलरेडी पार्लियामेंट अटैक हो चुका है, ये एक एनकाउंटर में मारे गए टेररिस्ट की डायरी से ये मिला था ईमेल आईडी, तो उसको हल्के में भी नहीं ले सकते थे। इसके बाद इसकी फिर जांच करने की सीरियसली दिल्ली पुलिस ने फैसला किया, मतलब स्पेशल सेल ने। अब धीरे धीरे ये पता चला कि जो भी ये मेल कर रहा है वो एक कैफ़े में एक ही बार जाता है। उन तमाम कैफ़े का दौरा किया गया, वहाँ की सारी चीज़ें देखी गई। 2002 में सीसीटीवी और उन सबको लेके इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इससे एक चीज़ पता चल गया था कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इसके बाद इस आईपी एड्रेस से कुछ धीरे धीरे करके मैसेजेस पढ़ने शुरू किए स्पेशल सेल की टीम ने। अलग अलग था उसमें, शुरू के जितने भी थे जो मेल लिखा जाता था वो ऐसा लगता था जैसे कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को लिख रहा है। उसमें आई लव यू और यही सारी चीज़ें, तुम मेरी ज़िंदगी में आई, ज़िंदगी बदल गई, तो ये सारी चीज़ें थी। और ये उस वक्त इसको एक कोड के तौर पे यूज़ किया जाता था। लेकिन जो पहला ये सारी चीज़ें जब लग रही थी, उसके बाद जो एक पहला मेल जिसको लगा कि ये कुछ ख़तरनाक है, वो जो आया था वो उसमें ये लिखा हुआ था कि एक मैच के बारे में लिखा था कि आपके पास फुटबॉल है
और इस फुटबॉल का क्या करना है आप बेहतर जानते हो, और मैच की तारीख आपको जल्दी बता देंगे। ये एक मेल था। इसके बाद फिर एक मेल आता है कि आपके ज़िम्मे है वहाँ सब कुछ, मैच की तारीख फिक्स होने तक प्लेयर्स का ख्याल रखना आपके ज़िम्मे है। कोई बात होगी तो क्या करना है आप अच्छी तरह जानते हैं। ये दूसरा आया। इसके बाद अगला आता है कि मैच का डेट फिक्स हो गया है, वर्ल्ड कप का फाइनल 25 को तय हुआ है, टाइम वही है मैच का, बेस्ट ऑफ लक। अब इन सारे में कई जगह पे चाचू लिखा हुआ एक शब्द आ रहा था बार बार, सेंडर या रिसीवर में भी। तो उसको जब डिकोड करने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये चाचू कोई और नहीं, दरअसल ज़कीउर रहमान लखवी है। ज़कीउर रहमान लखवी लश्कर तैयबा का मास्टरमाइंड 2008 मुंबई अटैक जो हुआ था उसमें उसका नाम, कंट्रोल रूम में वही बैठा हुआ वो सारे टेररिस्ट को जो ब्रीफ कर रहा था, जो कह रहा था कि चैनल देख देख के बता रहा था यहाँ वहाँ से बैठकर कि ऊपर हेली आ गया, मतलब हेलीकॉप्टर आ गया है, ग्रेनेड मारो, बम मारो, उसको यहाँ से गोली चलाओ, छत पे जाओ, दरवाजे पे खड़े हो जाओ, दरवाजे से साइड होकर रहो। तो ये ज़कीउर रहमान लखवी था। तो जैसे ही ये हुआ कि ये चाचा ज़कीउर रहमान लखवी है तो फिर और टेंशन बढ़ गई। वो इसलिए कि ये फिर लश्कर का है और लश्कर कोई प्लान कर रहा है, और फुटबॉल मैच, वर्ल्ड कप फाइनल, तारीख तय, ग्राउंड तय, ये सारी चीज़ें उसी तरफ इशारा कर रही थी। अभी अब तक सब कुछ चल रहा है, पुलिस अपनी तरफ से लगी हुई है। इसी दौरान में अचानक एक और मेल आता है। इस बार का मेल थोड़ा सा स्पेशल सेल का दिमाग घुमा कर रख देती है। वो इसलिए कि इस बार पूरा मेल जो था वो कोड में था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ फिगर थे। जैसे 0.702 5702 5603 02 8123 6797 ऐसे करके ये बस सिर्फ पूरा मैसेज है। अब इसमें एक भी अल्फ़ाबेट नहीं है, सिर्फ गिनती है। लेकिन गिनती भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके नहीं है, बल्कि वो अलग अलग उल्टा है। कभी कहीं पे 7 पहले, कहीं पे 9 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 5 है। अब जब ये आया तो पहली बार दिल्ली पुलिस को लगा कि इस मैसेज को अगर डिकोड नहीं किया तो पता नहीं चलेगा। अभी तक दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सारे मेल पढ़ रही है, सब कुछ है, जो कोड वर्ड में वो लिख रहे हैं, जो फुटबॉल की बातें कर रहे हैं, ग्राउंड की बातें कर रहे हैं, मैच की बातें कर रहे हैं, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो मैसेज आया जो सिर्फ न्यूब्रिक उसमें था, वो समझ में नहीं आ रहा था, और इसी में सब कुछ राज छुपा हुआ था। अब तक दिल्ली पुलिस को ये तो पता था कि कुछ लश्कर दिल्ली में कुछ करने जा रही है। 2001 पार्लियामेंट अटैक, उसके बाद अगले 1 आध साल के अंदर दिल्ली में कुछ हो जाता तो आप सोचे कि क्या होता। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसको डिकोड कैसे करें। स्पेशल सेल की पूरी टीम लगी, एक्सपर्ट से बात की गई। नीरज कुमार उस वक्त वो पुलिस कमिश्नर के पास गए, उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे मैसेज, इसको डिकोड यहाँ से नहीं हो रहा है, इनक्रिप्टेड है। तो लेकिन एक यूएस में है जो एक एक्सपर्ट जो इसको डिकोड कर सकता है। स्पेशल सेल ने इसको वहाँ भेजा, इस मैसेज को। उन्होंने वापस वहाँ से अपने चार्ज बताए, वो बिल भेजा कि इतने पैसे लगेंगे। ये बिल इन्होंने नीरज कुमार जो उस वक्त डीसीपी थे स्पेशल सेल के, कमिश्नर को दिया। अब वो अच्छा खासा पैसा था, डॉलर में देना था। तो कहा गया कि भैया इतनी जल्दी अप्रूवल तो होगा नहीं इसकी, अब होम मिनिस्ट्री, होम सेक्रेटरी, इन सबसे पहले लेना है, टाइम भी लगेगा। इधर टाइम भी कम था क्योंकि कुछ पता नहीं कब कहाँ क्या होना है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब लगा कि यार ये तो होगा नहीं, और जब तक ये डिकोड नहीं होगा मैसेज, तब तक पता नहीं चलेगा कि आतंकवादी दिल्ली में करना क्या चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं। इसी उधेड़-बुन में सब कुछ चल रहा था। प्रदीप कुशवाहा खुद चुके एक जानकार थे कंप्यूटर, इन चीज़ों को वो अपनी तरफ से लगे हुए थे, लेकिन वो भी इस कोड को डिकोड करने में नाकाम थे। इधर पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी सरकार की तरफ से कि डॉलर में पैसे मिलेंगे। ये कई बार कई चीज़ें आती हैं कि इस तरह की चीज़ों में भी मुश्किल आती है। ये सारी चीज़ें चल रही थी कि तभी अचानक 19 या 20 फरवरी 2003 की बात है। प्रमोद कुशवाहा के दफ्तर में उनका एक दोस्त आता है जो स्कूल टाइम का फ्रेंड था, दोनों स्कूल में साथ पढ़े थे, लेकिन इधर वो बेरोज़गार था, कोई काम वाम नहीं मिल रहा था। तो वो दिल्ली आया। प्रमोद कुशवाहा बेशक एसीपी हैं, लेकिन स्कूल और इन सब की दोस्ती आप समझते हैं कि वहाँ ये सब कोई चीज़ नहीं होती कि ये बड़ा आदमी हो गया, ये पुलिस वाला हो गया, ये ताकतवर हो गया। तो एक दोस्त का हक ज़्यादा ही होता है। तो इसलिए बिना कुछ सोचे समझे सीधा पहुँच गया प्रमोद कुशवाहा से मिलने। प्रमोद कुशवाहा उस वक्त परेशान इसलिए कि ये केस वो हैंडल कर रहे हैं,
और इस खतरे का भी अंदाज़ा है कि पता नहीं दिल्ली में क्या होगा, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्योंकि एक मैसेज है जो कोड में है, उसको डिकोड करना है और पुलिस या मंत्रालय पैसे नहीं दे रही है, परमिशन नहीं दे रही कि उसको यूएस भेज सकें और फटाफट उसको डिकोड करें ताकि पता चले। इसी परेशानी के दौरान उनका दोस्त उनके पास दफ्तर पहुंचता है। विवेक ठाकुर नाम प्रदीप कुशवाहा के दोस्त का, जो स्कूल का फ्रेंड है। तो बातचीत में थोड़ी देर में विवेक ठाकुर को एहसास हो जाता है कि उसका दोस्त परेशान है। तो पूछता है क्या है, तो बताते हैं कि चूँकि दोस्त है कि यार एक ऐसे ऐसे, और ये भी पता था कि ये भी कंप्यूटर का जानकार है जो दोस्त है। तो एक मैसेज है जिसको डिकोड नहीं हो पा रहा है, मंत्रालय परमिशन नहीं दे रही है, पैसे नहीं मिल रहे हैं डॉलर में। तो जो दोस्त है विवेक ठाकुर, वो अचानक कहता है कि वो है क्या मैसेज, मुझे दिखाओ, मैं ट्राई करता हूँ। तो विवेक कुशवाहा अनमने मन से कहते हैं ये नहीं हो पाएगा, मैंने पूरा ट्राई कर लिया। बोलता कोई नहीं, मुझे दो। वो उसको दे देते हैं, जबकि बड़ा सेंसिटिव था, लेकिन दोस्त है, वो उसमें लग जाता है। कई घंटे बीत जाते हैं, बार बार वो कहता है कि बस मैं इसको कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, लेकिन हो नहीं रहा है। इधर नीरज कुमार परेशान है कि क्या हुआ, क्योंकि वक्त नहीं है। वो प्रमोद कुशवाहा से पूछ रहे हैं, प्रमोद कुशवाहा बाकी और भी एक्सपर्ट से लगातार संपर्क में है, लेकिन मैसेज डिकोड नहीं हो रहा है। इस दौरान में लगभग शाम हो जाती है। प्रमोद कुशवाहा अपने दफ्तर से बाहर निकलते हैं और उनको पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया जाता है, जो ITO पे है, और उस वक्त इनका दफ्तर अशोक विहार था और शाम के टाइम में ट्रैफिक तब भी दिल्ली में थी। तो नीरज कुमार उनको पुलिस हेडक्वार्टर बुलाते हैं कि आओ कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, क्या कर सकते हैं। तो अशोक कुशवाहा, जो प्रदीप कुशवाहा है, वो अपने दफ्तर से निकलने लगते हैं कि जा रहे हैं। दोस्त उनका विवेक ठाकुर उस वक्त जब वो कमरे से बाहर आते हैं तब भी वो हैरान हो जाते हैं कि वो बैठा हुआ है कागज़ लेकर और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पूछते हैं क्या हुआ, बोला हुआ नहीं है लेकिन कर दूंगा। तो ये भी कहते हैं चिढ़ के कि जब तक हो ना जाए मत बताओ कि कर दूंगा। तो बोला नहीं, मैं नज़दीक हूँ, कर दूंगा। तो वो प्रदीप कुशवाहा कहते हैं कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। तो कहता मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगले 40-45 मिनट में इसको डिकोड कर दूंगा। लगभग उतनी ही देर का सफ़र था। प्रदीप कुशवाहा अपने दोस्त को बैठा लेते हैं गाड़ी में। ट्रैफिक के बीच में पहुंचते पहुंचते पुलिस हेडक्वार्टर आ जाता है। तब तक कुछ नहीं होता है। गाड़ी से दोनों उतरते हैं, तब भी वो लगा हुआ है। जैसे ही गाड़ी से उतर के पुलिस हेडक्वार्टर की सीढ़ी चढ़ते हैं, अचानक विवेक ठाकुर जोर से चीखता और कहता मैंने कर दिया। प्रमोद कुशवाहा को यकीन नहीं होता। फिर बताते हैं क्या है ये, तो वो फिर बताता है। जो उसने पूरा बताया वो ये था कि जो फिगर था उसका एक टर्म था। उसने कहा कि ये जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है और उसमें सिर्फ नंबर हैं। ये एक्चुअली ये नंबर इस तरीके से काम कर रहा है कि 0 जो है इन्होंने वो अंग्रेज़ी के A शब्द के लिए लिया है, 1 जो है वो B के लिए लिया है, 2 जो है वो C के लिए लिया है। इस तरीके से ये J तक जाते हैं 9 नंबर। जैसे ही K आता है वो 0 हो जाता है, फिर जो L होगा वो 1 हो जाएगा, फिर M होगा वो 2 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही U आएगा फिर वो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली में वो जो नंबर था वो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट था, लेकिन उन्होंने उसमें भी बीच में किया था कि 9 शब्द के बाद वो फिर से 0 होता और फिर से चालू होता था। तो इन शब्द को ले लिया, लेकिन उस पूरे कोड में हर शब्द के बाद बाकी कुछ नहीं था। कुछ ऐसे शब्द थे जिनके साथ एक पॉइंट लगा हुआ था, बिंदी। उसके बाद जब उसने उसको डिकोड किया और अंडरलाइन किया तो वो नाम आया INDIAGATES, इंडिया गेट्स लिखा था एक्चुअली। वो शायद एक स्पेलिंग का उनका मिस्टेक था। तो आया इंडिया गेट, और जो दूसरा आया उभर कर वो आया 25 फरवरी 2003। तो इनका टारगेट था इंडिया गेट, और 25 फरवरी को इंडिया गेट पे टेरर अटैक करना था। और इंडिया गेट से उस पार्लियामेंट की दूरी मुश्किल से 2 किलोमीटर भी नहीं होगी। तो सोचिए कि दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, फरवरी 2003 में, यानी सिर्फ 14 महीने के बाद उसी पार्लियामेंट से बिल्कुल करीब इंडिया गेट पे एक बड़ा अटैक करना था। और उन्होंने इंडिया गेट को इसलिए चुना, उस वक्त इंडिया गेट के आसपास दिल्ली में हमेशा आप 12 महीने चले जाइए, 365 दिन, सुबह हो या शाम हो, टूरिस्ट जो बाहर से भी आते हैं घूमने के लिए, लोकल लोग भी, वो इंडिया गेट के आपके आसपास 2-3 हज़ार की तादाद में तो हर वक्त मिल जाएंगे, हर वक्त, चाहे आप सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। और उस वक्त वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। और इंडिया गेट का मैंने शुरू में जैसे कहा कि आप बिल्कुल जाके छू सकते थे उसकी, इंडिया गेट की दीवारों को। तो वहाँ पे इतनी भीड़ के बीच में, और इस एक मॉन्यूमेंट जो एक वॉर मेमोरियल है जो 70,000 लोगों की निशानी है, उसको देखते हुए वहाँ पे एक टेरर अटैक करना, ये अपने आप में
एक मतलब बहुत ऐसी चीज़ होती कि जिसकी वजह से न सिर्फ दिल्ली थर्राती, बल्कि जब दिल्ली में इस तरह की या किसी ऐसे कैपिटल में होता है तो पूरे वर्ल्ड में इसकी न्यूज़ जाती है, तो इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती है। तो उनका टारगेट ये था। अब जब ये टारगेट खुलासा हुआ, इसके बाद प्रदीप कुशवाहा यकीन हुआ कि हाँ यही है इसका कोड, जो डी कोड, तो वो खुशी के बारे भागते हुए नीरज कुमार के पास पहुंचते हैं। नीरज कुमार को बताते हैं कि इस कोड का डी कोड ये है। और एक बेरोज़गार दोस्त जो मिलने आया था यूं ही नौकरी के लिए, वो काम कर देता है जिसके लिए गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन्होंने बजट या डॉलर देने से मना कर दिया था कि अभी इसमें लंबा प्रोसेस है। और उसको एक आम इंसान ने उसको डिकोड करके सोचिए आप दिल्ली को कैसे बचाया। नीरज कुमार फिर खुश हुए, फिर उन्होंने फ़ौरन ये जानकारी कमिश्नर को दी। और ये बात थी 21 फरवरी की, हाँ 21 फरवरी को हुआ था, रात तक हुई थी। 22 फरवरी को ये होम मिनिस्ट्री को सारी खबर दी गई। लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त होम मिनिस्टर थे। शाम को लाल कृष्ण आडवाणी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें नीरज कुमार को बुलाया गया। ये लोग पहुँचे, उन्होंने पूरा जो मेल का चेन था, जो मैसेज था, जो कोड जिसको डिकोड किया, सारी चीज़ें सामने रखी। 22 की रात को ये मीटिंग चली रात तक, और उसी के बाद कहा गया कि कोई रिस्क नहीं लेंगे। 23 तारीख को सुबह जब दिल्ली सोकर उठी और दिल्ली के लोग इंडिया गेट पहुँचे, तो पहली बार उन्होंने दिल्ली में इंडिया गेट का नक्शा बदला हुआ देखा। वो इसलिए कि 23 की सुबह सुबह ही आर्मी को इंडिया गेट के इर्द गिर्द तैनात कर दिया गया था, बाकायदा LMG लाइट मशीन गन और ये सारी चीज़ें लेकर। और इंडिया गेट के बिल्कुल करीब जाने पे आम लोगों की मनाही हो गई, तो एक बैरिकेडिंग कर दी गई, आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया और इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये 23 फरवरी 2003 की बात है। आज भी इंडिया गेट की सुरक्षा वैसी ही है। ये तो कहानी का एक पहलू। दूसरा ये कि जैसे ही 23 तारीख को आर्मी वहाँ डिप्लॉय की गई और इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ी, उसके बाद उसी दिन शाम से ये जो मेल आईडी प्रदीप कुशवाहा कश्मीर से लेकर आए थे एक मरे हुए आतंकवादी की डायरी से, उस शाम के बाद उस मेल आईडी पे दोबारा कभी कोई मेल नहीं आया। वो मेल, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो यही माना गया कि जब इंडिया गेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई तो लखवी को, जो इसमें मुहिम में लगे हुए थे सारे टेररिस्ट, उनको इस बात की जानकारी मिल गई कि एजेंसी को, पुलिस को, सरकार को ये बात पता चल गई है कि इंडिया गेट निशाने पे है, उनका कोड जो है वो डिकोड हो गया है, तो अब रिस्क है। और इसीलिए उन्होंने अपना ये ऑपरेशन वहीं पे रोक दिया और इस मेल आईडी को भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसके बाद 23 फरवरी के बाद कभी भी इस मेल आईडी पे कोई दूसरा मेल नहीं आया। तो इस तरीके से एक छोटी सी मेल आईडी, एक दिल्ली का पुलिस अफसर जो किसी और केस की जांच के लिए कश्मीर जाता है, उसको एक मेल आईडी मिलती है, दिल्ली आता है, उसको चेक करता है, और कैसे एक दोस्त उसको डिकोड करता है और दिल्ली में एक बड़ा आतंकवादी हमला होने से बच जाता है। ये अपने आप में एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का नमूना थी। तो ये थी कहानी पूरी। अब कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मौका मिले तो 11 बजे ज़रूर देखिएगा।